नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश निकुंज की नज़र में, जो हम लेकर आते हैं आपके लिए हर वीकेंड। और मेरे साथ है प्रबंध संपादक निकुंज डालमिया, जहां पर हम आज आपसे मार्केट, नॉन मार्केट और सभी तरह के मुद्दों पर बात करेंगे। और साथ ही जो आपने मुझे पिछले हफ्ते वादा किया था उसकी भी कंटिन्यूटी मैं आपसे सवाल लूंगी। लेकिन चलिए बाजार को भापते हैं। बहुत दम दिखा रहा है बाजार। एक महीने पहले हम ब्रेकडाउन ट्रेड की बात कर रहे थे, हाँ। हम ब्रेकआउट ट्रेड की बात कर रहे हैं। तो जैसा हम लगातार 3-4 हफ्तों से बात करते आ रहे हैं कि बाजार एक प्रकार का पैटर्न फॉलो करता है। बिल्कुल। इसके अंदर बाजार में नया कभी कुछ नहीं होता है कविता जी। बाजार एक पैटर्न फॉलो करता है। मार्केट ज़्यादा गिर चुका था, अब मार्केट न्यूट्रल टेरिटरी में है। अगर मार्केट के अंदर अगर मैं आसपास का माहौल देखूं तो अभी भी बहुत बिलीव नहीं है, बिलीव नहीं है मार्केट में। सबको लगता है कि मार्केट टिकेगा नहीं, गिर जाएगा। हाँ। कोई बोलता है कि वैल्यूएशंस महंगे हैं, सबका मानना है कि इस समय ग्लोबल कंसर्न्स हैं, सबका मानना है कि स्लो डाउन आ रहा है जिसकी वजह से इकोनॉमी को काफ़ी, वर्ल्ड इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान होगा। तो आने वाला सेकेंड हाफ जो रहेगा फर्स्ट हाफ से और भी ख़राब रहेगा। हाँ। तो कुल मिलाकर के मार्केट में इस समय जो पोजिशनिंग है वह डिसबिलीफ की ज़्यादा है। एफएनओ का रोल ओवर कम था। हम अंग्रेजी में हमेशा बोलते हैं दैट इन द मंथ ऑफ मे सेल एंड गो अवे, मगर मैं इस बार बोलूँगा दैट मे में ना बेचिए, मे में टिके रहिए। अप्रैल एक अच्छा महीना था और मुझे लगता है कि अप्रैल का पहले 15-20 दिन भी इस बार अच्छे हो सकते हैं, बिकॉज जो खराब न्यूज़ का चक्र था इस समय मुझे लगता है उल्टा चल रहा है। अच्छा। घूम चुका है। अडानी स्टॉक्स में सेल ऑफ हुआ था, वो स्टेबल है। किसी भी लेंडर को कोई बड़ी क्षति या फिर हानि नहीं हुई अडानी ग्रुप एक्सपोजर से, एक बड़ा रिलीफ। सेकंड, इन्फ्लेशन हम माने ना माने पीक हो रही है, जितने भी आंकड़े आ रहे हैं 1-2 हफ्ते आगे पीछे हो सकता है। तीसरे, अगर आप देखें यूएस रीजनल बैंक्स बखूबी से अमेरिकी सरकार ने उन रीजनल बैंक्स को गिरने से बचा लिया है। अर्निंग्स के जो इस समय अर्निंग्स के भी हम देख रहे थे, जो मार्जिन प्रेशर्स हैं, भले वो मारुति के नंबर हो या फिर बजाज ऑटो के नंबर्स हो या फिर जो हमने अभी तक नतीजे देखे हैं टाटा कंज्यूमर के, कुल मिलाकर ये लग रहा है कि जो मार्जिन प्रेशर था वह भी कम हो रहा है। तो नतीजे ठीक ठाक हैं, बुरे नहीं हैं। अर्निंग प्रेशर कम हो रहा है, एफआई बाइंग वापस आ चुकी है, अडानी सेल ऑफ अब इतिहास की बात हो चुकी है। तो इन सब बातों को मिलाकर लगता है कि मार्केट के अंदर जो नियर टर्म रुख है तेज था, तेज है और तेज रहेगा। हिस्टोरिकली मई कैसा महीना माना जाता है? इन द मंथ ऑफ मे एंड सेल एंड गो अवे हम अक्सर देखते हैं, एक प्रकार का पुराना क्लीशे है। हाँ। अगर जो होता है अक्सर मई में हमने देखा है, मई और जून के आसपास मार्केट के अंदर एक सिक्लिकलिटी हमेशा देखने को मिलती है। अभी स्कूल की छुट्टी की वजह से नहीं होती है मगर सिक्लिकलिटी देखने को मिलती है। तो अगर मैं पिछले 3 महीनों की बात करूँ, 2 में मार्केट गिरा है। अच्छा। जितना डेटा मैं और एक्सटेंड करता हूँ लोकल और ग्लोबल लेवल में, तो एक प्रकार का आप इत्तेफाक बोल सकते हैं, कोइंसिडेंस बोल सकते हैं या फिर न्यूज़ फ्लो बोल सकते हैं। हमने अक्सर देखा है कि मार्केट मई के अंदर ज़्यादा ही वॉलेटाइल रहता है। अच्छा। तो अक्सर कहा जाता है कि आप बिगनिंग ऑफ द ईयर में शेयर लीजिए, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। मार्च अप्रैल तक बेचिए, मई में खाली हो जाइए और जुलाई के बाद वापस आइए। अब हो सकता है किसी ने स्कूल की छुट्टी को देख करके बनाया हो, तो मुझे पता नहीं। मगर अक्सर कहा जाता है कि मई इज़ अ बैड मंथ। मगर मार्केट इतिहास के पन्नों पढ़ने से आप शायद मार्केट में फ्यूचर इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। जो इतिहास में हुआ है, जो पहले हुआ है, कोई गारंटी नहीं आगे होगा। तो मुझे लगता है कि इस महीने के अंदर डोंट सेल एंड गो अवे, स्टे इन्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ मे। ग्लोबल अनिश्चितताएं आपको लगती नहीं है हावी हो रही है हमारे बाजार पे? बिल्कुल भी। ग्लोबल कंसर्न्स भी इस समय कम हो रही है। क्रूड के दाम गिर चुके हैं। यूएस रीजनल बैंक्स के अंदर कोई बहुत गिरावट नहीं आई है। यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, जीडीपी डेटा जो है सब हमें दिखा रहा है कि इस समय अमेरिकी इकोनॉमी में और ग्लोबल इकोनॉमी में पीक हो रहा है। हाँ। 1 साल पहले हम केवल युद्ध की बात कर रहे थे। हाँ। चीनी कहाँ से आएगी, चावल कहाँ से आएगा, गेहूं को क्या होगा, गैस और कोयले को लेकर के रशिया ने एक प्रकार का वैक्यूम क्रिएट कर दिया था। मगर यूरोप के अंदर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। जो कंसर्न हो सकती है वो हो सकती है मानसून और बारिश। हाँ। उसका सीजनैलिटी पे क्या इफेक्ट आ सकता है और उस पर डिस्कशन करना भी बहुत, मुझे लगता है कि समय इट विल नॉट बी द राइट टाइम, बिकॉज आईएमडी की फोरकास्ट चेंज हो रही है। आईएमडी का मानना है कि इस साल बारिश जो रहेगी नॉर्मल के आसपास रहेगी। स्काईमेट का मानना है कि कम रहेगी। मगर एक अच्छी बात यह है कि जो फरवरी के महीने में जो गर्मी थी वो भीषण गर्मी मार्च में नहीं थी। हाँ। अप्रैल में नहीं थी। हाँ।
हालांकि गर्मी है, बाहर जाइए गर्मी लग रही है, बिल्कुल। मगर गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिसकी वजह से हमें बहुत चिंता करनी चाहिए। जो अंदेशा लगाया जा रहा था उतनी नहीं है। तो ओवरऑल हम देखा जाए तो बहुत ठीक ठाक ट्रिगर्स पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो अभी नंबर्स आ रहे हैं वो एक तरह से मिक्स बैग भी हम कह सकते हैं जो निकल कर आ रही हैं। कुछ कंपनियां जो निराश कर रही हैं, जो कि उम्मीद था, कुछ कंपनियां हैं जो कि सरप्राइजिंगली अच्छा भी कर रही हैं। अब इसको आप कितना बढ़ता हुआ देख रहे हैं? और अगर मैं 2 हफ्तों की बात नजरिया लेकर चलूँ तो मैं 3 ब्रैकेट बनाता हूँ। कहाँ पर अर्निंग्स के अंदर इस समय स्लो डाउन है और हो सकता रहे, कहाँ पर पीक हो चुका है, तो हो सकता है आने वाले 2 क्वार्टर्स में जो पिछले 2 क्वार्टर्स थे उतनी ज़्यादा हमें ग्रोथ ना देखने को मिले, और कौन सी ऐसी सेक्टर या कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पर 2 क्वार्टर खराब थे पर आने वाले 2 या 3 क्वार्टर अच्छे हो सकते हैं। सबसे पहला ब्रैकेट आईटी, वहाँ पे स्लो डाउन है और रहेगा। एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि 2024 फाइनेंशियल ईयर विल बी अ राइट ऑफ फॉर आईटी, और पहली बार आईटी कंपनीज ने आकर के एडमिट करा है कि भाई हमें समस्या है। और टिपिकली मार्केट इन फैक्टर, देखिए मार्केट में आईटी स्टॉक्स 1 साल से गिर रहे हैं, तो मार्केट को पता था ऐसा होने वाला। आईटी कंपनीज ने एडमिट नहीं करा, इन्फोसिस ने एडमिट ही नहीं करा, पर जब आके उन्होंने एक प्रकार का बम फोड़ा तो उसके बाद मार्केट को झटका और लगा, और ये झटके से रिकवर करने में मुझे लगता है कि 2 क्वार्टर और लगेंगे। तो आईटी के 2 क्वार्टर स्लो हैं, खराब रहेंगे। विप्रो के नतीजे भी ठीक ठाक ही थे, टेक महिंद्रा के नंबर खराब थे। 2-3 आईटी कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत अच्छे नतीजे दिए हैं, एम्फेसिस और मैस्टेक, बाकी सब मामला ढीला ही था। कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ग्रोथ रहेगी मगर ग्रोथ में ढीलापन आ सकता है? थोड़ा सा बैंक्स का एक पिछला 3-4 क्वार्टर बेहतरीन गया है, मगर क्रेडिट ग्रोथ मुझे लग रहा है पीक हो रही है। तो क्रेडिट ग्रोथ जब पीक हो रही है तो इनके अंदर बेस इफेक्ट और स्लो डाउन आ सकता है। तो क्रेडिट ग्रोथ होगी मगर कम होगी, और जब पीक होती है तो सेक्टर के अंदर जो आउट परफॉर्मेंस होता है वह, आईटी में गिरावट आई थी, बैंक्स के अंदर जो उछाल था मुझे लगता है कि उसके अंदर जो स्पीड है वह कम हो सकती है। कंज्यूमर एंड ऑटोज में मुझे लग रहा है कि बॉटम आउट हो चुकी हैं चीज़ें, भले वो मारुति के नंबर्स हो या टाटा का कम्युनिकेशन के नंबर हो, नेस्ले की कमेंट्री हो या फिर एचयूएल की, सब ने आके यही बोला है कि भाई आगे नहीं तो पीछे हमारा बिजनेस ठीक हो रहा है। तो आने वाला 2-3 क्वार्टर्स मुझे लगता है कि जो रुख रहेगा वो ऊपर रहेगा। देखिए आईटी यूं है, बैंक्स यूं जा रहा था तो यूं हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, और इसके अंदर कंज्यूमर ऑटो के अंदर आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। इस रिकवरी में कंज्यूमर की अगर मैं बात करना चाहूँ, इस रिकवरी में रूरल इकोनॉमी का कितना योगदान होगा? क्या वहाँ पर किसी भी तरह का डिमांड रिवाइवल दिखाई दे रहा है? अभी तो नहीं लग रहा है, हालांकि कुछ ग्रीन शूट्स देखने को मिल रही हैं। अगर मैं 2 व्हीलर्स के नंबर देखूं, अगर मैं एग्रीरियन इकोनॉमी के पैटर्न्स देखूं, अगर मैं एग्रीरियन क्रॉप्स देखूं, तो लग रहा है कि इस साल एग्रीरियन इकोनॉमी ठीक हो रही है। जाहिर है कि इस बार सरकार का इंफ्रा फोकस रहेगा, बिकॉज इलेक्शन अगले साल है, तो उसकी वजह से एग्रीरियन इकोनॉमी में हमेशा बूस्ट मिलता है। आप सड़कें बनाएंगे तो लेबर यूज़ करेंगे, आप ब्रिजेस बनाएंगे तो आप लोकल ठेकेदार को यूज़ करेंगे, लोकल लेबर को यूज़ करेंगे। वहाँ पर एक प्रकार का नया चक्र चालू हो जाता है। जब आप सड़क पे जाएंगे तो लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। तो कुल मिलाकर के ग्रीन इकोनॉमी, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग ज़्यादा होती है तो आने वाले 2-3 क्वार्टर्स के अंदर वहाँ पर उछाल देखने को मिलेगा। मगर वहाँ पे जो सेंटिमेंट है वो मानसून पे डिपेंड करता है। माने ना माने, अभी भी हिंदुस्तान के अंदर आप ऊपर देखते हैं फिर अपना मूड बनाते हैं। जो हमने देखा था ना, जो हमने लगान पिक्चर में देखा था, वह सेंटिमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर रिलीफ होना बहुत जरूरी है। चलिए, लेकिन अब क्योंकि आपने शुरुआत में कहा कि इतना इतिहास को देखकर हमें बाजार की आने वाली स्थिति को नहीं भांपना चाहिए, परखना चाहिए, लेकिन कुछ डेटा है जो निकुंज सर हमारे साथ अब शेयर करने वाले हैं, और ये तमाम एसेट क्लासेस के लिहाज से हमने इसको विभाजित किया हुआ है। हम बात करेंगे पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट, सोना, चांदी, इक्विटी, और 1994 से अगर हम इसको पकड़े तब से लेके अब तक किस एसेट क्लास ने आपको कितना कमा कर दिया है, कितनी वो बड़ी है, और मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए अगर आपने 50,000 रुपए उस वक्त डाले थे इन सभी निवेश के विकल्पों में, तो कितनी कमाई हुई है। तो शुरुआत सबसे पहले फिक्स्ड डिपॉजिट और पीपीएफ से करते, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। ऑलमोस्ट हर घर में ऐसा कोई ना कोई शख्स तो होगा ही जिसने इसमें पैसे डाल रखे होंगे। तो 94 से डेटा है और हिस्टोरिकल डेटा है कि अगर आपने 50,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट्स में डाले तो आपकी कैगर ग्रोथ 8% जो एवरेज रही है, तो आपको किस प्रकार का अप्रिसिएशन मिलेगा। उसके बाद हमने गोल्ड को देखा है, सिल्वर देखा है, और फिर इक्विटीज़ को देखा है। तो जाहिर से बात है, क्योंकि आप टाइमलाइन अगर स्ट्रेच कर रहे हैं तो इक्विटी के अंदर जो आउट परफॉर्मेंस रहेगा काफ़ी ज़्यादा रहेगा। मगर पिछले 30 सालों के अंदर भारत में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी। हम जो इन्फ्लेशन अब 4 से 6 की बात कर रहे हैं, पहले 6 से 8 थी, और एक पैच था 1990s के अंदर जहाँ पे इन्फ्लेशन आपकी 10 के ऊपर थी। तो आप जो भी फिक्स डिपॉजिट में डाल रहे हैं, हालांकि रिटर्न आप बोलेंगे जो मैंने 5,000 रुपये डाले वो करीब 66 लाख रुपए हो चुके हैं, डेटा आ जाएगा स्क्रीन पर। मगर अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन अगर उसमें आप
जो खींचा है इन्फ्लेशन ने वापस, तो आपने फिक्स डिपॉजिट के अंदर 30 साल तक अपना पैसा रखा, हाँ, काफ़ी बड़ा समय है, काफ़ी धीरज रखी है, बिल्कुल मगर आपने कोई बहुत ज़्यादा कमाई नहीं करी है। बिल्कुल। मैं दुनिया में किसी भी बिलियनर को नहीं जानता हूँ जिसने सेविंग्स और फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल करके वो रईस बने। आपको रिस्क लेना पड़ता है। फिर आप आते हैं गोल्ड में। मुझे लगता है कि गोल्ड एक पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो होना चाहिए, बिकॉज डॉलर ग्लोबली इस समय नीचे जा रहा है। जो किंग डॉलर था उसका जो वो हम कहते हैं जिसका जो वर्चस्व था, रुतबा था, वो कम हो रहा है। कई कारण है, कभी और हम बात करेंगे, बट डॉलर डिक्लाइन रियल है। सेंट्रल बैंक इस समय गोल्ड ले रहे हैं, तो गोल्ड मुझे लगता है कि शुड बी मस्ट हैव इन एवरीबॉडीज पोर्टफोलियो। मगर जब इक्विटी की बात करते हैं, सेंसेक्स ही है, निफ्टी तो था ही नहीं 30 साल पहले, 13% का एगर रिटर्न है। 13% का एगर रिटर्न अगर आप देखें तो वो बहुत बड़ा नंबर आप नहीं बोलेंगे, अरे भैया 100 का सेंसेक्स 50,000 हो गया, मगर जो कैगर रिटर्न है वो 13% है। मगर 13% कैगर रिटर्न से आपको करीब करीब 2.5 करोड़ रुपए हो, यहाँ पे 50,000। मगर आप अगर फिक्स डिपॉजिट और अगर सेंसेक्स का रिटर्न निकालेंगे तो उनके अंदर करीब करीब 6% का फ़र्क है, 8 और 13, 5% का फ़र्क है। मगर 5% के 30 साल तक कंपाउंडिंग रिटर्न जो आपको एक्स्ट्रा मिला है इक्विटी के अंदर, आपकी जो टोटल कैपिटल है उसके अंदर कितना डिफरेंस आया है। तो 8% 30 ईयर्स इन फिक्स डिपॉजिट वर्सेस 13% इन 30 ईयर्स इन इक्विटीज, जिसमें ऊपर नीचे होता है। जो रेट ऑफ रिटर्न आपको मिला है उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त है। तो जब लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की हम बात करते हैं तो 1% 2% भी मैटर करता है। और शायद यही बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ कि जिनको समझ है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लीजिए, ब्रोकरेज कम दीजिए। ट्रेडिंग करेंगे ब्रोकरेज ज़्यादा लगती है, लीकेज ज़्यादा होता है। अगर आप जहाँ पर भी कहते हैं ना कि आप बूंद बूंद कर करके घड़ा भरता है, मगर मैं बोलता हूँ बूंद बूंद करके टंकी भी खाली हो जाती है। तो हमें वो बूंदों को बचाना है जिससे हमारी टंकी खाली हो रही है, और उन बूंदों को भरना है जिससे घड़ा भरता है। ये जो बूंदे होती हैं ये 1% 2% एक्स्ट्रा है, 1-2% आप सेव कर सकते हैं। टैक्स प्लानिंग बेटर कर सकते हैं। अगर को पीपीएफ में डालना है तो साल के एंड में ना डाले, साल के बिगनिंग में डाले। इक्विटी में डालना है तो लंबा सोचें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। पॉजिटिव इंसान बोलेगा बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, मगर रियलिस्टिक इंसान बोलेगा कि बूंद बूंद से टंकी भी खाली होती है। ये नई लाइन है, नजरिया है। बिल्कुल, ये अच्छा आपने उदाहरण दिया, क्योंकि आपने जिक्र किया म्यूचुअल फंड का, तो कुछ डेटा हाल ही में आया है, उसके बारे में आपसे बात करनी। सबसे पहले तो एक बहुत ही खुश करने वाला डेटा और शायद ताज्जुब का डेटा भी, एम्फी का डेटा आया जिसमें कहा गया है कि जहां तक महिलाओं की भागीदारी है उसमें जो उनकी उम्र है 45 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जबकि यही डेटा पिछले साल कह रहा था कि 18 साल से 24 साल की महिलाओं की भागीदारी इक्विटी में बढ़ी है। तो अब की बार ये जो 45 साल और उसके ऊपर की महिलाएं हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छा आंकड़ा है, लेकिन सोचने पर आपको मजबूर करता है कि ऐसा क्या हुआ है। मुझे लग रहा है मैच्योरिटी और अवेयरनेस आ रही है। बिल्कुल। और हम 45 प्लस कैटेगरी, वुमेन कैटेगरी की बात करें तो उसके अंदर हाउसवाइफ इज़ नाउ हैप्पी टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज़। आप कहते हैं जी मैं अपने पैसे जो सेविंग होती थी वो मैं अपने तकिए के नीचे छुपाती थी, या फिर फिक्स डिपॉजिट लाती थी। मगर आप सेविंग 5-10 साल के लिए अगर सोच रहे हैं तो मैं कई लोगों से मिलता हूँ, वो कहते हैं हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिप चालू कर रहे हैं, हम फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। पहले पता ही नहीं था, जब पता लगा तो जाना आना बहुत मुश्किल था। तो डिजिटलाइजेशन, अवेयरनेस, नॉलेज, इन सब मिलाकर के अगर आप देखें तो काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। सेकंड, ये जो चक्र चल रहा है ये आउटसाइड B10 B20 चल रहा है। स्मॉल टाउन्स में भी मैं देख रहा था पैटर्न आ रहा है, बिकॉज वहाँ पे अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब आप बटन दबा करके ले सकते हैं, बेच सकते हैं। अब आप KYC घर पे बैठ के कर सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस, आउटलुक and also available and this is how a progress happens in a economy। कविता जी, पर कैपिटा बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ती है, पार्टिसिपेशन बढ़ता है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, और ये एक प्रकार का ट्रेंड है। और ये ट्रेंड अगर मोमेंटम में आ जाता है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ा सेविंग पूल जो इस समय एक इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है, अगर वो इक्विटी में आया या फिक्स्ड इनकम है वो बात अलग है, मगर रेट ऑफ चेंज कितना बढ़ा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और इस बात पर तो मैं आपको भी श्रेय देना चाहूँगी, आपकी पुरजोर कोशिश जहाँ पर महिलाओं को आप इतना प्रोत्साहित करते हैं, हमेशा फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आज़ादी और उसके लिए वित्तीय साक्षरता जो ज़रूरी है महिलाओं के लिए, उस पर हमेशा से आपने जोर दिया है। ET नाउ की बात करें, ET नाउ स्वदेश की बात करें, तो मेरे ख्याल से इसका श्रेय तो आपको भी मैं देना चाहूँगी। एक और चीज़ जो निवेशकों में थोड़ी सी थकान ये डेटा दिखा
खाता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश को लेकर आ गई है। वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 22 की आखिरी तिमाही को अगर मैं कंपेयर करूं तो कुछ 20-23% का डिप दिखाई दिया है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश को लेकर। हालांकि अभी भी हम जो आंकड़ा आता है वो पॉजिटिव में ही है, रुझान दिखाई दे रहा है, रिडिम्पशन के फिगर्स कहीं नहीं आए हैं, लेकिन कहीं पर थकान है। और कुछ कैटेगरीज जो कि अमूमन कभी अच्छा नहीं करती, थीमेटिक में हमने देखा कि अच्छा खासा रुझान आता हुआ दिखाई दे रहा है निवेश को लेकर। डिविडेंड यील्ड जैसे फंडों में जो है निवेश का रुझान दिखाई दे रहा है। तो ये क्या ट्रेंड आप भाप रहे हैं? देखिए, कई म्यूचुअल फंड्स ने डिविडेंड यील्ड फंड्स इंट्रोड्यूस करे थे बिल्कुल धड़ल्ले से। हाँ। तो जाहिर है अगर कोई नए फंड्स आएंगे तो उस पर्टिकुलर तिमाही के अंदर वहाँ पे कलेक्शन ज़्यादा दिखेगा। हाँ। हो सकता है कि कुछ फंड्स के अंदर निवेश करके लोगों ने स्विच करा हो। हाँ। जब बड़े एनएफओज आते तो ऐसा नहीं कि हम हमेशा फ्रेश इन्वेस्टमेंट देखते हैं, पीपल ऑल्सो स्विच। तो जो कैटेगरी है वहाँ पे आउटफ्लो होता है, एक में इनफ्लो होता है। अगर आप सेम एएमसी में करते हैं तो शायद आपको चार्ज का बेनिफिट भी मिलता है, जहाँ तक मेरी समझ है। तो हो सकता है वह पैटर्न एट प्ले हो। तीसरा, बेस इफेक्ट भी आ रहा है। और चौथा, मेरा ये भी मानना था, जो हम पहले बात कर रहे थे कि आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, जब फिक्स इनकम में आपको इतना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा था, 8% के ऊपर रिटर्न मिल रहा था, तो एक रिस्क टेकर बोलता है भाई मुझे इक्विटी में 12% रिस्क, वॉलेटाइल रिटर्न, फिक्स्ड इनकम के अंदर 8 से 9% रिटर्न और स्टेबल रिटर्न, तो क्या फिक्स्ड डिपॉजिट से निकाल करके इक्विटी में अपनी सिप बंद करके या फिर इक्विटी में थोड़ा पार्शियल एसेट एलोकेशन चेंज करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एसेट एलोकेशन चेंज भी हुआ है। फिर उसके बाद मुझे ये भी लगता है, बिकॉज फाइनेंशियल बिल आया था मार्च एंड के बाद, अप्रैल के अंदर, तो कई लोग जो इक्विटी में पैसा निवेश कर रहे थे, शायद इंडेक्सेशन का बेनिफिट उठाना चाहते थे, शायद प्रीवियस रेजिम का बेनिफिट उठाना चाहते थे, तो 31 मार्च तक उन्होंने सरप्लस जो इक्विटी में निवेश करते थे उसमें भी डाला है। फिर मुझे ये भी लगता है कि टैक्स सेविंग स्कीम्स जो थी एलआईसी वगैरह में, आप बजट के बाद 5 लाख के ऊपर जो चेंजेस हैं उसका भी लोगों ने बेनिफिट लिया है। तो एक क्वार्टर को देख करके हमें इतनी स्क्रूटनी नहीं करनी चाहिए। लेकिन तो मतलब ये हम ऐसा बोल नहीं सकते कि ये जो ट्रेंड है ये बरकरार रहेगा, ये आपको सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? देखिए, सिप ट्रेंड तो लग रहा है कि मजबूत रहेगा, बिल्कुल मजबूत। स्विच भी हो रहे हैं स्कीम्स, वो भी हमें दिख रहा है। और एक धीमापन तो आ रहा है। धीमापन का के कई कारण हैं। पास्ट परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन ग्रेट, ऑल्टरनेट्स आर आल्सो अवेलेबल। रियल एस्टेट के मैं आंकड़े देख रहा था किस प्रकार से लोग ऑल्टरनेट्स में भी देख रहे हैं। बिटकॉइन में चाल आ चुकी है। तो ऑल्टरनेट्स आई थिंक आर डूइंग रीजनेबली वेल। एक जमाना था इक्विटीज जैसे, मतलब इक्विटीज आर नॉट वेरी चीप, but alternates are giving you a option where you should consider them also. अच्छा, कुछ हमारी अक्सर बात होती रहती है फंड मैनेजर से शो के दौरान भी, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। क्या ऐसा भी कुछ है कि आजकल ग्रोथ स्टाइल इन्वेस्टमेंट्स नहीं चल रहे हैं और वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल चल रहा है? देखिए, मार्केट के अंदर एक सिक्लिकलिटी आती है। और मार्केट के अंदर द ओनली थिंग दैट इज परमानेंट सिक्लिकलिटी। एक ज़माना था, जैसे 2000 की मैं बात करूँ तो टीएमटी स्टॉक्स, टेलीकॉम, मीडिया, टेलीकॉम, उनमें उनका रुतबा था और कोई सेक्टर नहीं चल रहा था। फिर 2003 से 2008 या 2005 से 2007 ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स डिड वेल, पावर, फर्टिलाइजर, कंस्ट्रक्शन, मेटल्स, उसका ज़माना आया था। फिर उसके बाद हमने देखा रुख बदला। जितनी भी कंपनीज, क्योंकि 2008 हो गया, लोगों को मार पड़ी, कंपनी ने, सबने बोला कि हमें डेट फ्री कंपनी चाहिए, तो हमने देखा एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया, HUL, नेस्ले, इन कंपनीज के अंदर एक नया बुल रन आया। फिर हमने देखा कि NBFCs में एक प्रकार का बुल रन आया। अभी पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं डिफेंस और रेलवेज में बुल रन है। एक 6-8 महीने हमने देखा था कि जितनी कंज्यूमर टेक, फिनटेक स्टॉक्स में बुल रन है। 2 साल पहले PSU बैंक्स के अंदर बुल रन आया था। तो ऐसा क्यों होता है? मार्केट हमेशा अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, ओवर वैल्यूड स्टॉक्स से अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की तरफ जाता है। जहाँ पर अर्निंग्स होती है वहाँ पर मार्केट जाता है। मार्केट में साइकिल्स इसलिए होती हैं बिकॉज एक्सेसेस ऑलवेज गेट क्रिएटेड। कुछ साल पहले हमने देखा था वैल्यू स्टॉक्स में एक्सेसेस क्रिएट हो गए थे, जो टिपिकल पावर स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स, ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स बोलते हैं, उनमें एक्सेसेस क्रिएट हो चुके थे। 2 साल पहले हमने ग्रोथ स्टॉक्स में एक्सेसेस क्रिएट हो गए थे, वो जोमेटो हो या फिर वो पॉलिसी बाजार हो, इंटरनेट कंपनीज है, वहाँ पे एक्सेसेस क्रिएट हो गए थे। तो मार्केट का जो चक्र है कविता जी, वही हिलता रहता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि निरंतर एक स्टॉक कभी भी ऊपर नहीं जाता है, हर स्टॉक का फेज आता है। तो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट हर इंसान का अलग होता है। आप कंफर्ट कहाँ से डिराइव करते हैं, आपको समझ क्या है, आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, और आपको यह समझ में आना चाहिए कि आपको वैल्यूएशन, वैल्यूएशन का मूल्यांकन कैसे लगाते हैं। बफेट साहब कहते हैं जी, एक बफेट साहब का कॉन्सेप्ट है,
आई विल स्टिक टू माई कोर कॉम्पिटेंस, मुझे जो समझ है मैं वही खरीदूंगा। IT कंपनीज नहीं लेते हैं, उन्होंने सिर्फ एप्पल लिए जो कंज्यूमर कंपनी है। बिल गेट्स उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, मगर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स कभी नहीं लिए, इतने अच्छे दोस्त हैं। राकेश जुनवाला साहब कभी हाईटेक और कंज्यूमर टेक बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते थे। प्रशांत जैन की पोर्टफोलियो में देखता हूँ तो वो महंगे शेयर्स कभी नहीं लेते थे, हमेशा वैल्यू लेते हैं, सस्ता, लैंड, बैलेंस शीट, कैश इन द बुक्स, उनको देखकर मूल्यांकन लगाते थे। तो डिपेंड कर रहा है कि आप किस इन्वेस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। सही गलत मार्केट में कुछ नहीं होता है, सही गलत वही होता है। गलत वो होता है जो आपको समझ में ना आए और इन्वेस्ट करते हैं, सही वो होता है जो आप इन्वेस्ट करते हैं और उसमें रहते हैं। ये आपने बढ़िया सीख दी। अच्छा, क्योंकि लोग लगातार अब ये शो देखते हैं तो बहुत सारे सवाल भी आते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश को लेकर भी लोग आपसे समझाइश चाहते हैं कि किस तरह से एक तो पोर्टफोलियो में उसको रखना ज़रूरी है या नहीं है, और अगर रखना भी चाहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिलहाल वो कौन कौन सी अर्थव्यवस्था है जहाँ पर पैसे लगाए जा सकते हैं? देखिए, जब घर का खाना अच्छा है तो बाजार में क्यों जाना चाहिए। मेरा मानना है कि इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस अच्छे हैं। अच्छा, इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग मच बेटर देन व्हाट द वर्ल्ड इज डूइंग। हाँ, अगर आप बड़ा पैसा बाहर लगाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपको एक प्रकार का पोर्टफोलियो देते हैं। कई प्रकार के म्यूचुअल फंड्स हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो नैस्डैक पे आपको बैठ देते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपको PMS के थ्रू ग्लोबल लग्जरी ब्रांड्स में आपको निवेश करने का मौका देते हैं। कुछ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स हैं, पराग पारिक जैसे, जिसके अंदर आपको इंडिया और ग्लोबल दोनों का एडवांटेज मिलता है। कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो इमर्जिंग मार्केट ETFs में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक बहुत बड़ा कैनवस है, मगर उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, करेंसी रिस्क है, उसके अंदर बजट के अंदर चेंजेस आए TDR को लेकर के, वह भी है। तो वो सोच समझ के करिए, मगर डोंट डाइवर्सिफाई फॉर द सेक ऑफ डाइवर्सिफाइंग। मैं फिर भी बोलूँगा घर का खाना इतना अच्छा है तो काय को बाहर जाना, बाहर जाना है, वो बात भी सही है। आखिरी पड़ाव पर है हम इस चर्चा के, कच्चे तेल पर हमने बात नहीं की है, कच्चे तेल का रुख और उससे जुड़ी बाजार की दशा और दिशा। देखिए, कच्चे तेल को शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, किसी को नहीं पता, बिकॉज इसमें कई फैक्टर्स होते हैं। एक होता है पॉलिटिकल प्रीमियम, बिल्कुल, एक होता है जियोपॉलिटिकल रिस्क, एक होता है डिमांड एंड सप्लाई, और एक होता है रिजर्व्स एंड व्हाट ओपेक एंड नॉन ओपेक मेंबर्स आर डूइंग। जो ऑयल का मार्केट है, मैं बहुत छोटे तरीके मैं इसको एक फटाफट अगर समझाऊं तो उसमें दो पार्ट्स हैं, ओपेक और नॉन ओपेक। ओपेक कंट्रीज जो हैं उनके पास ज़्यादा ऑयल का कंट्रोल है, 30% से ज़्यादा। नॉन ओपेक के पास जाहिर है कम है। ओपेक प्लेयर सबसे बड़ा सऊदी अरेबिया है, नॉन ओपेक प्लेयर रशिया है। रशिया का तेल एक साल पहले 14% 15% तेल था, वो ख़त्म हो गया था, मगर रशिया ने काफ़ी साइड डील्स करी थी, इंडिया चाइना। इंडिया को काफ़ी बेनिफिट मिला था बिकॉज वो क्रूड डिस्काउंट पे दे रहे थे। तो उसकी वजह से जो ओपेक प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनको मार्केट शेयर लॉस हो रहा है, क्योंकि इंडिया हमेशा रशिया से कभी तेल नहीं लेता था लार्ज क्वान्टिटीज़ में। अब रशिया से करीब 40-45% ऑयल आता है जो डिस्काउंट पर आता है। तो आपने ओपेक या फिर अरबी देशों से लेना कम कर दिया, उनसे आपने लेना कम कर दिया तो उनका मार्केट शेयर लॉस होने लगा। जब ऐसी बात हुई तो अरबी नेशंस ने क्या करा, उन्होंने प्रोडक्शन कम कर दिया। उन्होंने प्रोडक्शन इसलिए कम करा बिकॉज वो मार्केट शेयर को पकड़ना चाहते थे और क्रूड की प्राइस तो गिरने नहीं देना चाहते थे। मगर क्रूड की डिमांड में स्लो डाउन है। अब देखें, क्रूड जो लास्ट ईयर 130 था, अब 80 के नीचे है। और जाहिर मज़े की बात यह है कि इस समय प्रोडक्शन कट हुआ है। तो जब क्रूड $80 था, ओपेक ने प्रोडक्शन कट करा, क्रूड ऊपर गया। प्रोडक्शन कट के बावजूद 80 के नीचे है। इसका मतलब ये है कि क्रूड इस समय या डिमांड इस समय कम हो रही है। हमारे लिए क्रूड में गिरना बहुत अच्छा है। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि ये स्लो डाउन की वजह से गिर रहा है, मगर हमारे मैक्रोस हमेशा बेनिफिट करते हैं बिकॉज वी आर एन ऑयल इंपोर्टिंग नेशन। जो चीज़ आप इंपोर्ट करते हैं सस्ती होती है तो आपके लिए अच्छा। बिल्कुल, और इसमें हमारी करेंसी को फायदा। देखिए, करेंसी इज अ फंक्शन ऑफ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, फ्लोज, ट्विन डेफिसिट, इन्फ्लेशन। मगर आप जो चीज़ इंपोर्ट करते हैं और उसकी कीमत कम हो जाए, आप जो चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं उसकी कीमत में इजाफा हो जाए, तो जाहिर है वह करेंसी और इकोनॉमी के लिए अच्छा है। बिल्कुल। चर्चा का आखिरी पड़ाव, और ऐसे में फिर सर का वीकेंड प्लान तो हमेशा पूछना बनता ही है। बहुत शोज़ की अभी पिछले दिन तो लोगों की बुकिंग बहुत अग्री हो रखी है बाहर घूमने फिरने की, लॉन्ग वीकेंड भी है। और इतना ही नहीं, लोग तो देसी बजट में विदेश घूमने का भी प्लान जो है वो बना रहे हैं। तो जो हम लगातार पढ़ भी रहे हैं कि जहाँ तक ट्रैवलिंग की बात है, घूमने फिरने की बात है, होटल्स में दमदार बुकिंग हो रखी है। तो किसी भी तरह का महंगाई का पिंच या स्लो डाउन का पिंच, जो कि चर्चा भी की हमने, हमें तो देखा ही नहीं दे रहा। होटल्स की मैनेजमेंट से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे भाई अगले 2-3 साल तक तो स्लो डाउन नहीं दिखता है। बताइए। पिछले साल 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, उनका मानना मोमेंटम रहेगा। अब एक उनका यह मानना है कि हर कैटेगरी के अंदर लोग अब ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हैं।
वो कहते हैं ना कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, हाँ, वो बिल्कुल। कॉन्सेप्ट दोबारा आ गया है कोविड के बाद कि भाई यू ओनली लिव वंस। लेकिन ये वो वाला दौर भी नहीं है जहाँ पे लोग रिवेंज बाइंग, रिवेंज ट्रैवल कर रहे थे। ये अलग ही तरह की डिमांड है जो निकल कर आ रही नहीं, है। परमानेंट देखिए क्या होता है जब कोई बड़ा सोसाइटल चेंज आता है तो आपका आपकी हैबिट चेंज हो जाती है। हाँ। जब इलेक्ट्रिसिटी, जब मैं दिल्ली में और जब राजस्थान में रहता था तो हम घर में एसी नहीं लगाते थे। अच्छा। क्योंकि 24 घंटा बिजली नहीं आती थी। तो उस समय हम 24/7 पावर की बात करते थे, पर उस समय जो पावर आता था 7 घंटों में 24 घंटे आता था। ओह। तो जाहिर आप एसी लगाएंगे तो उसका बेनिफिट नहीं है। अब आपको बॉम्बे पे 24 घंटे पावर आता है 24/7। सो 24/7 की डेफिनेशन बदल गई। पुरानी 24/7 की डेफिनेशन थी 7 दिन में 24 घंटा। अब 24/7 की डेफिनेशन है कि पूरे दिन और रात भर इलेक्ट्रिसिटी आती है। हाँ। तो आप एसी लगा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर आप पुराने ज़माने में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप एसी क्यों लगाएंगे? तो एक हैबिट चेंज हो गई। तो कोविड के बाद कई चीज़ों में मुझे लगता है कि हैबिट चेंजेस हुई हैं। जैसे कोविड जब आया था हमने हाथ और हाइजीन की हैबिट हमारी चेंज हो गई है। हाँ। कई लोग फॉलो नहीं करते हैं पर प्लीज़ फॉलो करिए। हाँ। सेहत के लिए अच्छा है। तो कई चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो मुझे लगता है कोविड के बाद एक वो बड़ा चेंज आया है। लेवरेज इज़ मच मोर इजीली अवेलेबल, लोन्स अच्छे मिल जाते हैं। अब तो मैं एड्स देखता हूँ कि आप घूम कर आइए, पैसे बाद में दी, ईएमआई पर हॉलीडे। ईएमआई हॉलीडे का कॉन्सेप्ट है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो कई चीज़ें चेंज हो रही हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है। लेकिन इन सब के लिए रीपेमेंट स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्लिक पे मिल रहा है तो सब आपको धड़ल्ले से ले लेना है। कहीं ना कहीं सर मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की जिंदगी को लेकर जो नजरिया है ना, शायद उसमें भी बदलाव हुआ है। और इसके बारे में आपसे अच्छा और कौन बात कर सकता है। लेकिन मेरे पास समय लगभग खत्म हो रहा है। बताइए वीकेंड प्लान क्या है आपका? काम को छोड़ के बताइए क्या नहीं, करेंगे? लॉन्ग वीकेंड है, इसमें फैमिली टाइम है इस बार। पक्का? फैमिली अभी तक तो सर को कॉल करेंगे ना, एक रिंग में हो जाएगा। एक रिंग में हो जाएगा। अभी तक तो देखिए करीब बंद है पर अभी तक तो हाँ, तो देखिए उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो दुनिया में जिसकी वजह से छुट्टी खराब हो। बिल्कुल, हाँ, ये तो मैं भी बोलूंगी, फिंगर्स क्रॉस्ड। तो आपको और मेरे को दोनों को आना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए इसी नोट पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद Thank you आपका। very और much. इसी के साथ आपका भी वीकेंड अच्छा हो, शुभकामनाएं। देखने के लिए इजाजत दें, नमस्कार।